परमाधानी कोषाधिकारी महोदय, हमारे बीच में उपस्थित वित्तीय परामर्शदाता परमाधानी पांडे जी, और जिसके उपलक्ष्य में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। परमादरणीय हमारे श्री ऋषि बिहारी लाल श्रीवास्तव जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे सहायक कोषाधिकारी रहे। अब रहे शब्द प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हिसाब से 5 बज गए हैं। और हमारे सारे वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं जितने भी साथी बैठे हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमको सबसे पहले बोलने का अवसर दिया गया, ये मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बातें बहुत सी की जा सकती हैं और आप जब किसी के साथ आत्मीय रूप से जुड़े रहते हैं तो जाहिर सी बातें आप चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही मौका मिले, ज़्यादा ही शेयर करें सबके सामने। रसिक बाबू, जब हमारी भर्ती हुई, सबसे पहले मैं अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा क्योंकि आज रिटायर हो रहे हैं। तो जो चीज़ें जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसके साथ कार्यालय में आपके संबंध कैसे रहे, हर आदमी का एक अंतरंगता का अलग अलग पैमाना होता है। जब हमारी भर्ती हुई तो रसिक बाबू उस समय पेंशन देखा किया करते थे। तो जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। मैं मजाक में कहा भी करता था कि आपने कई अनुयायी तैयार किए हैं, कई लोगों को ट्रेनिंग दी है कि आप पेंशन का काम सीखिए और जानिए होता कैसे। पढ़े लिखे हम लोग बहुत अच्छे से थे, डिस्टिंक्शन से पास थे, सब अपनी जगह ठीक था। लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी कार्यालय में आप आते हैं, वहाँ का कार्य व्यवहार समझना, वहाँ की कार्य पद्धति को समझना, कैसे अपने ऑफिसर से बिहेव करें, ये सब सीखना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हमारी पहली मुलाकात जो है आदरणीय रसिक बाबू से हुई। उस समय तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी हमारे टी.आर. यादव साहब थे। उन्होंने कहा कि पाठक जी, आपको लगाया जाता है, आप इनके साथ खारिजा का काम शुरू कीजिए। तो उस समय कागज वगैरह पेंशन के, जैसा कि सब साथी जानते हैं, काफ़ी जीर्णावस्था में रहा करते थे। तो मुझे टेक्निकली बड़ा डर लगा करता था कि इस कागजों पे तो नाम सुचारू रूप से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे इस धनराशि को अंकित करके हस्ताक्षर बना दूँ। मैं प्रायः डर जाया करता था। तो डरने के बाद दाहिने हाथ पे रसिक बाबू बैठते थे, बाएं हाथ पे अरुण बाबू बैठा करते थे। तो मैं इन लोगों से कहता था कि मैं जो कहिए लिख दूँ, दस्तखत नहीं बना पाऊंगा। इन लोगों का कथन ये होता था, जरा पन्ना पीछे पलटो और देखो मैंने कितनी दस्तखतें इस पे बनाई हुई हैं। तो साहस में एक मजबूती आती थी कि हमारे वरिष्ठ हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हमको इसका अनुसरण करना चाहिए। ये मिथ्या कथन नहीं है, ये सत्य है। तो इससे साहस बढ़ता था। और काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारे रामविलास बाबू बीच में रिटायर हुए, तो उनके बारे में हम लोगों ने एक दूसरे वर्जन से तारीफ, मैं असत्य नहीं बोल पाता, थोड़ा सा कभी कभी कठोरता वाले वाक्य भी लग जाते हैं किसी को। तो रामविलास बाबू वास्तव में बहुत जानकार आदमी थे, जैसा कि हम सब लोग सहमत होंगे। वो जियो पढ़ते थे, काफ़ी दिन से अधिष्ठान का कार्य देखे थे, तो हम लोग उनकी एक दूसरे रूप में प्रशंसा करते हैं। उसी के ही तरह रसिक बाबू की एक दूसरी फील्ड रही है, इनकी भी प्रशंसा आप कम करके मत आकिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन और आकलन है, ये मैं हो सकता आप सब न सहमत हों। ये ऐसे व्यक्ति थे जो शायद जियो बहुत ज़्यादा ना पढ़े हों, लेकिन जियो का मूल अर्थ क्या है और लागू कैसे कराना है, ये कला इनके पास थी। उस जियो की गहराई से नहीं मतलब था, लेकिन उसका भावार्थ क्या है, इससे काम क्या लिया जाना है और कैसे लिया जाना है, इसको कैसे हम उसमें रूपांतरित करें, ये कला इनके पास थी। आप इनको कोई भी दायित्व दे दें, अभी चुनाव में हुआ, साहब ने प्रभारी बना दिया। अब कहते हुए भी मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, प्रभारी पूरे दिन बने रहे लेकिन काम पूरा हो गया एज ए प्रभारी, सारा काम मैंने कर डाला। और टेक्निकली डीएम साहब आए तो संजोग से रोज नहीं मिलते थे, लेकिन उस दिन 5 मिनट के लिए मिले और डीएम साहब भी बड़े प्रसन्न हो गए, भाई बड़े अच्छे आप प्रभारी हैं। तो ये है, कुछ आदमी का लक होता है, तकदीर होती है, कुछ कार्य करने की शैली होती है, तमाम सी चीज़ें हैं जो सम्मिश्रण करके एक व्यक्तित्व बनता है। वो हमारे रसिक बाबू में जरूर था। मैं इनको बहुत टेक्निकल ट्रेजरी का पर्सन नहीं मानता, लेकिन मैं इनको टेक्निकली एक ऐसा अधिकारी रूप में मानता हूँ कि जो किसी भी कार्य को संपादन सुचारू रूप से कराने की क्षमता रखते हैं और थे। कोई भी काम आप दे दीजिए, उस काम से ऐसा नहीं